अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जैसा कि लास्ट हमने टाइप्स ऑफ कॉस्ट पढ़ी थी, जिसमें फ़िक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, उसके बाद एवरेज फ़िक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट के बारे में हमने देखा। और हमने एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट के बारे में देखा। ठीक, तो कॉस्ट की मेन हमने थ्योरी पढ़ ली। आज कॉस्ट शेड्यूल बनाते हैं और उसके बाद कॉस्ट कर्व बनाते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट टू डिस्कस कॉस्ट शेड्यूल। तो सबसे पहले कॉस्ट शेड्यूल बना लेते हैं। आपको पता है जब हमने कॉस्ट का शेड्यूल बनाना है, फॉर एग्जांपल अगर एग्जामिनर ने हमें क्या दिया कि कॉस्ट शेड्यूल बनाए, ठीक, तो कॉस्ट शेड्यूल हमें सारी वैल्यूज खुद से अज्यूम करनी है और जो डाटा हमने लेना है वो भी हमने अज्यूम करना है, हाइपोथेटिकल डाटा लेना है। तो कोशिश करें हम आसान डाटा लें ताकि हम बात को इजीली एक्सप्लेन कर पाएँ। आपको पता है जब कॉस्ट की बात होगी, फिक्स कॉस्ट भी कुछ आएगी, वेरिएबल कॉस्ट भी आएगी, टोटल कॉस्ट, इस तरह मार्जिनल कॉस्ट, इस तरह समहाउ एवरेज कॉस्ट भी आएगी। तो याद रखिएगा, इकोनॉमिस्ट जब भी डिसीजन लेता है वो एवरेज और मार्जिनल के ऊपर डिसीजन लेता है कि एडिशनल कॉस्ट क्या आ रही है, एडिशनल आउटपुट कितना आ रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या आ रही है, मार्जिनल कॉस्ट कितनी आ रही है, एवरेज कॉस्ट कितनी आ रही है। नॉर्मली टोटल के ऊपर डिसीजन नहीं लिए जाते हैं क्योंकि टोटल का अपना एक सीक्वेंस होता है इंक्रीजिंग ट्रेंड पर, और पर्टिकुलर के बाद आपको बताया जो टोटल होता है उसने डिक्रीज हो जाना होता है। ठीक, तो मार्जिनल के ऊपर देखते हैं कि हमें एडिशनल कितना फायदा हो रहा है आउटपुट में, एडिशनल कितनी कॉस्ट लग रही है आउटपुट बनाने में। तो इस आउटपुट को, मार्जिनल कॉस्ट के और मार्जिनल प्रोडक्ट के आउटपुट को सामने रखते हुए इकोनॉमिस्ट डिसीजन लेते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि सारा के सारा शेड्यूल कैसे बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम आउटपुट ले लेते हैं। ऑब्वियस बात है जो कॉस्ट लगनी है वो चीज़ें बनाने में लगनी है, तो वो चीज़ें बनाने वाली चीज़ें पहले लिख लेते हैं। तो यहां पर हमारे पास आ गया आउटपुट। आउटपुट में 0 से 7 तक ले लें। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। तो दिस इज आउटपुट। अब आपके पास कुछ फिक्स कॉस्ट आएगी, कुछ वेरिएबल कॉस्ट आएगी। फिक्स कॉस्ट रिमेन सेम रहती है, तो कोई भी एक इजी वैल्यू ले लें। तो फॉर एग्जांपल हमने 10 ले लिया, तो 10 इज अवर फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट आ गई हमारे पास 10। फिक्स कॉस्ट 10 आ गई। दिस इज फिक्स कॉस्ट। अब फिक्स कॉस्ट के बाद ऑब्वियस बात है वेरिएबल कॉस्ट आएगी, उसकी जगह छोड़ देते हैं। फिक्स कॉस्ट के बाद वेरिएबल कॉस्ट आएगी, और वेरिएबल कॉस्ट के बाद आपको बताया आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। टोटल कॉस्ट टोटल कॉस्ट, फिर टोटल कॉस्ट से मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगी, टोटल कॉस्ट से ही मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगी, और उसी मार्जिनल कॉस्ट के बाद हमारी एट द एंड एवरेज कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्ट, एंड फाइनली एवरेज कॉस्ट। ठीक है, तो कॉस्ट शेड्यूल में नॉर्मली हम मेन ये कॉस्ट बनाएंगे। कॉस्ट शेड्यूल में टोटल कॉस्ट मेन हमने दो बनानी होती है। अगर मैं पूरे कॉस्ट शेड्यूल की बात करूं, सम अप करूं, तो मुझे सिर्फ दो चीजें चाहिए होती हैं कॉस्ट शेड्यूल में। एक मुझे मार्जिनल कॉस्ट चाहिए होती है और एक मुझे एवरेज कॉस्ट मेरी चाहिए होती है। आपको पता है मार्जिनल कॉस्ट कैसे आती है? मार्जिनल कॉस्ट टोटल कॉस्ट से आएगी। टोटल कॉस्ट पहले मुझे पता होगी
फिर मार्जिनल कॉस्ट आती है, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट में आना है चेंज इन टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में क्या चेंज आना है? विद अ चेंज इन आउटपुट, चेंज इन आउटपुट। एडिशनल आउटपुट बनाने से एडिशनल कॉस्ट क्या आ रही है? दिस इज मार्जिनल कॉस्ट। और एवरेज कॉस्ट में भी टोटल कॉस्ट से आना होता है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। तो यानी कि इन दोनों के लिए मुझे टोटल कॉस्ट का जानना जरूरी है। और आपको पता है टोटल कॉस्ट इटसेल्फ कैसे आता है? उसने फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट से आना होता है, इसलिए मुझे फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट भी बनाना है, और आउटपुट तो आपके सामने है, ठीक है नी? तो इस तरह से सारी सीक्वेंस कॉस्ट शेड्यूल की चल रही होती है। अच्छा जी, उसके बाद अब मुझे वेरिएबल कॉस्ट चाहिए और मुझे टोटल कॉस्ट चाहिए, और मुझे मार्जिनल कॉस्ट कर्व में, तो बिल्कुल कॉस्ट कर्व में भी मैं दो रिलेशन शो करूंगा। कॉस्ट कर्व में भी मैं दो रिलेशन शो करूंगा। एक में मार्जिनल कॉस्ट मेरी इंक्रीज हो रही होगी और एक में डिक्रीज हो रही होगी। हमारा एमपी डिक्रीज हो रहा होगा और हमारा एमसी इंक्रीज हो रहा होगा। दिस इज मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है, दिस इज मार्जिनल कॉस्ट। हमारा एमसी डिक्रीज हो रहा होगा और हमारा एमसी इंक्रीज हो रहा होगा। तो मार्जिनल कॉस्ट में मुझे दो ट्रेंड शो करवाने हैं। तो मार्जिनल कॉस्ट का कॉलम नॉर्मली याद रखना आसान है। देखें, हम लॉजिकली कभी भी, रियलिटी में कभी भी मार्जिनल कॉस्ट से स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक मेरे सामने फिक्स कॉस्ट नहीं होगी, मेरे सामने वेरिएबल कॉस्ट, इन दोनों का सम टोटल कॉस्ट नहीं होगी, तब तक मार्जिनल कॉस्ट नहीं आ सकती सामने, ठीक है। क्योंकि हमने सिर्फ शेड्यूल बनाना है, न्यूमेरिकल वैल्यू से समझाना है, तो हम अपनी ईज के लिए बिल्कुल मार्जिनल कॉस्ट से स्टार्ट ले सकते हैं, क्योंकि मेन एनालिसिस मुझे मार्जिनल कॉस्ट पे करना है। जब मुझे मेन एनालिसिस मार्जिनल कॉस्ट पे करना है, तो क्यों ना हम मार्जिनल कॉस्ट पहले बना लें, और उसको बनाना आसान है, और फिर ऑटोमेटिकली टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट ऑटोमेटिकली आराम से बन जाते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले मार्जिनल कॉस्ट से स्टार्ट कर लेते हैं। तो जब हमने मार्जिनल कॉस्ट बनाई, फर्स्ट मार्जिनल कॉस्ट कुछ भी नहीं आई। फिर फॉर एग्जांपल हमने एक यूनिट बनाया, 1 एडिशनल यूनिट बनाया, जो एडिशनल कॉस्ट आई मेरी 10 की है। फिर एडिशनल यूनिट बनाया, मेरी एडिशनल कॉस्ट पहले से कम आई। थर्ड यूनिट बनाया, थर्ड यूनिट पर एडिशनल कॉस्ट पहले से और कम आई। फोर्थ यूनिट बनाया, तो फोर्थ यूनिट पर एडिशनल कॉस्ट फिर कम आई, ठीक है। जैसे मैंने फिफ्थ यूनिट बनाया, मेरी एडिशनल कॉस्ट शूट अप करना शुरू हो गई, इंक्रीज करना शुरू हो गई। फॉर एग्जांपल जब मैंने फिफ्थ यूनिट बनाया, तो मेरी एडिशनल कॉस्ट हो गई 11। सिक्स यूनिट बनाया, सिक्स यूनिट पर एडिशनल कॉस्ट 20 होगी। और जब मैंने सेवन्थ यूनिट बनाया, सेवन यूनिट पर मेरी एडिशनल कॉस्ट 35 होगी। तो ये मैंने मार्जिनल कॉस्ट बना ली इस तरह, और आपने कोशिश करनी है मार्जिनल कॉस्ट इसी तरह से याद कर लेंगे। मार्जिनल कॉस्ट में 10987 यहां तक मेरी मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज हो रही है, तो ये फेज है मार्जिनल कॉस्ट के डिक्रीज करने का। ये मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज हो रही है, ठीक। फिर 7 9 नेक्स्ट यूनिट से 11 20 35 यहां से यहां तक फोर्थ यूनिट तक मेरी मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज हुई है। फिफ्थ सिक्स सेवन इन तीनों यूनिट पर मेरी मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज हो गई। तो यहां पर हमारी मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज करना शुरू कर दी, ठीक है। पहले हम टेबल कंप्लीट कर लें, फिर फर्दर यहां से एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करूंगा। जब मेरी मार्जिनल कॉस्ट बन गई, ठीक, अब हम यहां से टोटल कॉस्ट बना लेंगे, हम यहां से टोटल कॉस्ट बना लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब टोटल कॉस्ट बनाने के लिए हमें सबसे पहले पता है कि हमें वेरिएबल कॉस्ट का कुछ पता होना चाहिए। एक और बात याद रखिएगा, मार्जिनल कॉस्ट का फिक्स कॉस्ट से कोई ताल्लुक नहीं होता। मार्जिनल कॉस्ट का फिक्स कॉस्ट से कोई ताल्लुक नहीं होता। मार्जिनल कॉस्ट हैज नो रिलेशन विद फिक्स कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आता। फिक्स कॉस्ट कम हो, फिक्स कॉस्ट ज्यादा हो,
मार्जिनल कॉस्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मार्जिनल कॉस्ट का फिक्स कॉस्ट से नो रिलेशनशिप, कोई रिलेशनशिप नहीं। मार्जिनल कॉस्ट सारी के सारी चेंज होती है, मार्जिनल कॉस्ट सारी के सारी चेंज होती है इस वेरिएबल कॉस्ट से। तो मार्जिनल कॉस्ट का वेरिएबल कॉस्ट से डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, डायरेक्ट। वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा, मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा, वेरिएबल कॉस्ट कम, मार्जिनल कॉस्ट कम। तो मार्जिनल कॉस्ट हैज डायरेक्ट रिलेशन, ये बस के बाद यहां पे लिख सकते हैं MC हैज डायरेक्ट relation with variable cost but no with fixed cost। MC का सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट के साथ रिलेशनशिप है, फिक्स कॉस्ट के साथ नहीं है। ठीक है जी। अगर आपको थोड़ी सी बात याद हो, अगर मैं थोड़ी सी इकोनॉमी से हटकर बात करूं, बल्कि हटूंगा नहीं, लेकिन आप लोगों के लिए लग रहा होगा साथ थोड़ा सा हटके, इकोनॉमिक्स की ही बात है, लेकिन आप लोगों के अंडर रहते हुए अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल जैसे कि आप लोगों ने AFC में जब डेरिवेटिव्स पढ़े थे, मैक्सिमम मिनिमम वाले पढ़े थे, फॉर एग्जांपल आपने कॉस्ट फंक्शन लिया था, और फॉर एग्जांपल कॉस्ट फंक्शन ये है कि 3x² प्लस 2x प्लस 10। ठीक है। अब ये देखें, यहां से यहां तक ये वाला हिस्सा आपको पता है x, दिस इज योर वेरिएबल कॉस्ट, ये 10, दिस इज योर फिक्स कॉस्ट। जब मैं फिक्स कॉस्ट से जब मैंने मार्जिनल कॉस्ट पर आया, आपको पता है फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, तो फर्स्ट डेरिवेटिव लिया तो 6x प्लस 2 आ गया। अब देखें सिर्फ मार्जिनल कॉस्ट चेंज हुई है इस वेरिएबल कॉस्ट की वजह से। चेक करें जरा, मार्जिनल कॉस्ट चेंज हुई है सिर्फ इस वेरिएबल कॉस्ट की, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट के अंदर फिक्स कॉस्ट का इंपैक्ट क्या आ रहा है, 0। तो मार्जिनल कॉस्ट के अंदर फिक्स कॉस्ट नहीं आती। ठीक है जी, क्लियर एक बात। अच्छा, अब दूसरा, मुझे मार्जिनल कॉस्ट से टोटल कॉस्ट बनानी है, तो मैं मार्जिनल कॉस्ट से टोटल कॉस्ट बनाने से पहले मार्जिनल कॉस्ट से डायरेक्ट वेरिएबल कॉस्ट बनाऊंगा। मुझे पता है मार्जिनल कॉस्ट ने वेरिएबल कॉस्ट के मुताबिक मूव करना होता है। ठीक है, तो मैं मार्जिनल कॉस्ट से अपनी वेरिएबल कॉस्ट बनाने लगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। वेरिएबल कॉस्ट कैसे आएगी? हमने जीरो आउटपुट बनाया। जब मैंने जीरो आउटपुट बनाया, मेरी कॉस्ट क्या आई, मेरी जीरो कॉस्ट आई, मेरी जीरो कॉस्ट आई, हमारी जीरो कॉस्ट आई। ठीक है, तो हमने कहा जीरो आउटपुट जीरो कॉस्ट। फिर फर्स्ट यूनिट बनाया, वेरिएबल कॉस्ट कितनी आई, एडिशनल कॉस्ट कितनी आई, वो 10 आई थी, तो 0 प्लस 10 नेक्स्ट कॉस्ट 10 आई। ठीक, बस आगे आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की तरह मूव करते रहे। 10 प्लस 9 19, 19 प्लस 8 27। ठीक है, 27 प्लस 7 34, 34 प्लस 11 45, 45 प्लस 20 65, 65 प्लस 30, ये मेरे पास हो गया 100। तो दिस इज माई 100, दिस इज माई वेरिएबल कॉस्ट। तो ये मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट है। अब टोटल कॉस्ट का कॉलम रह गया। टोटल कॉस्ट का कॉलम वैसे आसान रह गया हमारे लिए, हमें पता है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट दैट इज टोटल कॉस्ट। तो ये देखिए, ये वेरिएबल कॉस्ट कैसे बनाई, ये वेरिएबल कॉस्ट मैंने मार्जिनल कॉस्ट के साथ डायरेक्ट बना ली। ठीक है, अब मेरी टोटल कॉस्ट रहेगी, वो आसान याद रखना। तो 10 प्लस 0 10, 10 प्लस 10 20, मतलब 10 ऐड करते रहिए बस आप, क्योंकि ये टोटल कॉस्ट में, हर वेरिएबल कॉस्ट में टोटल कॉस्ट में ऐड होना था। तो 10 प्लस 19 29, 10 प्लस 27 37 44 55 75 110। दिस इज माई टोटल कॉस्ट। क्लियर, ये मेरी टोटल कॉस्ट है। ठीक है नी, तो हमारे पास ये टोटल कॉस्ट आ गई। ठीक है, अगर आप ये देखना चाहते हैं
कि फिक्स कॉस्ट का मार्जिनल कॉस्ट पर इंपैक्ट नहीं पड़ता, तो आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लें कि आपकी फिक्स कॉस्ट 10 नहीं है, 10 नहीं है, 10 की जगह 15 है, 15 बस यहां तक चेक कर लेते हैं। जब फिक्स कॉस्ट 15 हुई, फिर ये टोटल कॉस्ट भी 10 नहीं रहेगी, ये 10 की बजाय 15 हो जाएगी, ये 25 हो जाएगी, 29 प्लस 5 34, क्योंकि यहां तक लिखा 37 प्लस 5 42, तो ये मेरी टोटल कॉस्ट नई वाली बन जाएगी, नई वाली टोटल कॉस्ट। अब इस नई वाली टोटल कॉस्ट से मार्जिनल कॉस्ट बनाएं, देखें कोई फर्क नहीं पड़ा होगा, चेक करें जरा। 15 to 25 10, 25 to 34 9, 34 to 42 8, देखें कोई फर्क नहीं पड़ा। तो फिक्स कॉस्ट मैंने 15 कर दी, लेकिन मार्जिनल कॉस्ट के ऊपर फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैं पहले बता चुका था कि मार्जिनल कॉस्ट पर फिक्स कॉस्ट का कोई असर नहीं होता, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट डायरेक्ट रिलेट करती है वेरिएबल कॉस्ट से, नॉट टू फिक्स कॉस्ट। गॉट इट? तो कल को अगर एमसीक्यूज पूछ ले एग्जामिनर कि फिक्स कॉस्ट चेंज होती जा रही है, कम होती जा रही है, बताएं मार्जिनल कॉस्ट पर क्या इंपैक्ट आएगा, या फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हो रही है तो बताएं मार्जिनल कॉस्ट पर क्या इंपैक्ट आएगा, आपने कहना है कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। गॉट इट? और हाँ, उसने कहा वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा, आपने कहना है अच्छा वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा, तो वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा तो मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट का मार्जिनल कॉस्ट से रिलेशन होता है। तो दिस इज माय कॉस्ट शेड्यूल। अब रह गया एवरेज कॉस्ट, तो एवरेज कॉस्ट देखते हैं। अच्छा जी, तो एवरेज कॉस्ट ऑफ फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज कॉस्ट का टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी, दिस इज टोटल कॉस्ट, दिस इज क्वांटिटी, तो 10 डिवाइडेड बाय 0, पहली एवरेज कॉस्ट आएगी नहीं, फिर 20 डिवाइडेड बाय 1, आंसर इज 20, फिर 29 डिवाइडेड बाय 2, 29 डिवाइड बाय 2, ठीक है, तो 29 डिवाइड बाय 2 किया तो आंसर आ गया 14.5, ठीक, फिर 37 डिवाइडेड बाय 4, आगे आप लिख लेंगे इंशाल्लाह, 12.3, फिर 11, फिर 11 और 55, थोड़ी सी अलाइनमेंट खराब हो गई, तो यहां पे मैं चेंज कर देता हूं, कुछ ये चल रहा है। हाँ, ठीक है, और यहां पर भी 11 आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद इलेवन के बाद हमारा 12.5 और 15.7 रह जाएगा, 12.5 और 15.7, क्योंकि आप सिंपल कैलकुलेशन तो समझा चुके हैं, बाकी आगे अपनी डिवीजन ही करनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉस्ट शेड्यूल बन गया। ठीक है, अब आपको एक चीज समझानी है यहां से वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉस्ट शेड्यूल तो हम तकरीबन समझ गए। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये देखें, जब ये तो सारा कॉस्ट शेड्यूल आपके सामने बन गया, जब हमने प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा था, लॉ ऑफ रिटर्न पढ़ा था, वहां पर भी हमने ये टेबल बनाया था, वहां पर भी हमने टेबल बनाया था। ठीक है, वहां पर हमने 7 प्रोडक्शन फंक्शन बनाया था। अगर मैं यहां पर थोड़ा सा प्रोडक्शन फंक्शन वहां पर वो वाला बनाऊं तो कुछ इस तरह बनेगा। अब ये सारे पेज नंबर लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 पर दोबारा आ जाए, और 1 पर जो हमने टेबल बनाया था सिर्फ मार्जिनल प्रोडक्ट वाला टेबल, सिर्फ उस पर आ जाए। ठीक है, तो मार्जिनल प्रोडक्ट में 1 2 3 फिर हम डिक्रीज कर गए थे, तो मैं वो वाला टेबल दोबारा बना रहा हूं, सिर्फ टोटल प्रोडक्ट का और आउटपुट का बना रहा हूं, और हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्ट का बना रहा हूं। ठीक है, तो वहां पर हमारे पास आउटपुट और
मेरा एमपी सिर्फ मार्जिनल प्रोडक्ट का बना, फर्स्ट वाला कुछ नहीं, फिर 1 2 3 2 1 0 -1, ये मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट था, ठीक है। और आउटपुट में 0 1 2 3 4 5 6 7, तो ये मेरा लॉ ऑफ रिटर्न में या लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन कह लें, हमने ये प्रोडक्शन फंक्शन बनाया था और ये मार्जिनल प्रोडक्ट था। ये मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रही है और मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज हो रही है। तो देखें 1 2 3 ये फेज जो है ये मार्जिनल प्रोडक्ट के इंक्रीज करने का, फिर 2 1 0 नेक्स्ट एडिशनल यूनिट से मार्जिनल प्रोडक्ट के डिक्रीज करने का फेज, ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फेज आ गया, ठीक है। अब मैं इस लॉ ऑफ रिटर्न को लॉ ऑफ कॉस्ट के साथ रिलेट करने वाला, वो कैसे, ये देखिएगा। हमने कहा जब हमारा एमपी इंक्रीज होता है, एमपी इंक्रीज होता है, तो एमपी इंक्रीज करने में कौन सा लॉ लग रहा होता है? आप कहेंगे सर लॉ लग रहा है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न लग रहा है। फिर मैंने कहा अच्छा एमपी अगर डिक्रीज कर रहा है कौन सा लॉ लग रहा है? आप कहेंगे सर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न लग रहा है, ठीक है। और अगर मैं कहूंगा एमपी सेम हो जाए, 3 के बाद दोबारा यहां पे 3 आ जाए, आप कहेंगे सर लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न लगेगा, वो खैर मैं नहीं लिख रहा अभी फिलहाल, ठीक है। अच्छा ये आउटपुट, यानी कि जब मैं शुरू में आउटपुट लगा रहा था, यानी कि 0 से 1 पर आया, एडिशनल प्रोडक्ट 1 हुई, सेकंड एडिशनल लेबर लगाई तो एडिशनल प्रोडक्ट 2 हो गई, फिर सेकंड एडिशनल लेबर एक और लगाई, एडिशनल प्रोडक्ट 3 हो गई। तो यहां पर आपको मैंने कहा था कि ये कुछ सीन चल रहा है कि हमारा आउटपुट हमें आउटपुट ज्यादा मिल रहा है हमारे इनपुट से, ठीक है। और जैसे मैंने एडिशनल लेबर लगाई, अब एक और एक 2 बंदे मिल गए, अब 2 बंदों में यूनिटी क्रिएट हो गई, दोनों बंदों में सिनर्जी क्रिएट हो गई। अब दोनों ने जो मिलकर काम किया तो 2 एडिशनल यूनिट बना दिया, ठीक है। फिर मैंने जब तीसरा बंदा लगाया, अब 3 बंदे हो गए, जब 3 बंदे हो गई, तीनों की साइकी मिली हुई थी, तीनों का केमिस्ट्री लेवल मैच कर रहा था, तीनों में यूनिटी थी, तीनों ने बेहतरीन एफर्ट की, वो 3 ने एडिशनल 3 यूनिट बना लिए। तो हमें इनपुट तो मैं एक लेबर का लगा रहा हूं, लेकिन वो तीनों इतने मिलकर, इतनी उन्होंने मोहब्बत से, जज्बे से, मेहनत से काम किया, एडिशनल प्रोडक्ट पहले से ज्यादा हो गई। तो देखें यहां पर शुरू में क्या कहा था, अगर हमारी इनपुट कम लग रही है, इनपुट का रिलेशन किससे होता है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से, लैंड लेबर कैपिटल, लेबर से, लेबर को कॉस्ट देनी पड़ती है, वेजेस सैलरीज देनी पड़ती है। तो अगर यहां पे इनपुट कम हो रहा है, कह रहा हूं अगर इनपुट कम है तो मेरी कॉस्ट भी कम आनी चाहिए, ऐसे ही है, कॉस्ट कम आनी चाहिए। अब क्योंकि मैंने कॉस्ट बढ़ा दिया, अब ये बात यहां से वेरीफाई करवाते हैं, यानी कि शुरू में जो मैं लेबर लगा रहा हूं, मेरी एडिशनल प्रोडक्ट ज्यादा, मेरी कॉस्ट कम। देखते हैं कॉस्ट कम हो रही है नहीं हो रही। ये देखें जब हमने आउटपुट 1 बनाया, मेरी एडिशनल कॉस्ट 10 आई, सेकंड लेबर लगाया, एडिशनल कॉस्ट कम आई, मीन अब 2 बंदे हो गए, अब 2 बंदों ने 1 + 1 2 नहीं है, ये 1 + 1 3 का काम हो रहा है, ये 1 + 1 4 का काम हो रहा है, यानी कि 2 बंदे मिल गए लेकिन वो काम 3 बंदों जितना तक कर रहे हैं। मीन दोनों के अंदर केमिस्ट्री पैदा होगी, एक सिनर्जी पैदा होगी। आपको पता है सिनर्जी का कांसेप्ट ये होता है कि 1 + 1 2 नहीं होता। सिनर्जी कहते हैं कि जब 1 और 1 मिल जाते हैं, 1 और 1 11 भी बन जाते होते हैं, ठीक है जी, वो तो मुहावरा है। चलो खैर 11 नहीं होते, लेकिन 1 + 1 3 तो हो सकता है। सिनर्जी अकॉर्डिंग 1 + 1 2 नहीं होता। उसने कहा एक स्किल बंदा है, दूसरा भी स्किल बंदा है, जब वो दोनों मिलते हैं अब वो कोई इन्वेंट ही करेंगे कोई नई चीज, ठीक है जी। जैसे कि अगर हम कंबाइन स्टडी करें तो कुछ आइडियाज वो लेकर आएगा, कुछ आइडियाज मैं लेकर आऊंगा। जब हम दोनों मिलकर बैठेंगे हम ज्यादा इफेक्टिवली स्टडी कर पाएंगे। हो सकता है कोई क्वेश्चन मुझे समझ ना आए, उसको समझ आ रहा हो सकता है कोई क्वेश्चन मेरे दोस्त को समझ ना आ रहा हो, मुझे समझ आ रहा हो। जब हम दोनों बैठ जाएंगे हम जल्दी सारी की सारी असाइनमेंट, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिया करेंगे, क्योंकि अब हम दोनों की एफिशिएंसी लेवल मैच हो गई, एक ऑप्टिमम लेवल बन गया, ठीक है जी। तो यहां पर देखें सेकंड लेबर लगाई, एडिशनल कॉस्ट कम हो रही है। देखें जैसे जैसे मैं
आउटपुट बढ़ाता जा रहा हूं, मेरी मार्जिनल कॉस्ट कम हो रही है। अब यह देखें, आउटपुट बढ़ा रहा हूं, मार्जिनल कॉस्ट कम हो रही है। अब वही आउटपुट है 012, देखें वही आउटपुट है 012, आउटपुट बढ़ा रहा हूं, मार्जिनल प्रोडक्ट ज्यादा हो रही है। तो देखिए हमने कहा था ना कि जब मार्जिनल प्रोडक्ट ज्यादा हो रही होती है, इनपुट कम लग रहा होता है तो कॉस्ट कम, ये देखें एडिशनल कॉस्ट कम लग रही है। तो कह सकता हूं जब एमपी इंक्रीज हो रहा होता है, जब एडिशनल प्रोडक्ट हो रही होती है, तो हमारी सेम वक्त में मार्जिनल कॉस्ट, एडिशनल कॉस्ट भी कम हो रही होती है, एडिशनल कॉस्ट भी कम हो रही होती है। क्लियर? अच्छा, फिर देखते हैं जब मैं 4, 5, 6, 7 जब मैं लेटर ऑन आउटपुट बनाने लगा, तो देखें हमारी मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज करना शुरू हो गई। और मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज करने के बारे में आपको मैंने क्या कहा था? आपको मैंने कहा था अब आउटपुट क्या हो रही है, कम, पर इनपुट ज्यादा लग रहा है। मीन हम ज्यादा बंदों को ले आए, अब ज्यादा बंदे काम सही कर ही नहीं रहे मिलके, ठीक है जी। हमने मशीन को रन करना था, मशीन को रन करने के लिए 3 बंदे चाहिए थे, हम 5 बंदे ले आए। अब काम तो 3 बंदों ने करना है, अब वो 5 बंदों का काम ही नहीं है, लेकिन हम 5 बंदे ये सोच कर ले आए कि नहीं हम मशीन से ज्यादा काम करवाएंगे। हमने कहा जब वो 3 बंदे काम करते थे, मशीन फुल कैपेसिटी पे चल रही थी। अब 5 बंदे आगे, क्योंकि हमें पता है कि शॉर्ट रन में हमारे फैक्टर फिक्स होते हैं, मशीन की एक फुल कैपेसिटी होगी, उससे ज्यादा वो प्रोडक्शन कर ही नहीं पाएगी। अगर हम कहेंगे नहीं ज्यादा प्रोडक्शन हम इसे करवा लें, तो एट द एंड होगा क्या, हमारी मशीन खराब हो जाएगी, हमारी मशीन तबाह हो जाएगी, ओवरहीट हो जाएगी, यूनिट सारे खराब हो जाएंगे। हुआ क्या, जब हमने इनपुट जरूरत से ज्यादा लगाया, हमारे कुछ फैक्टर फिक्स थे, प्रोडक्शन नहीं इंक्रीज हो पाई, ठीक है। तो ओवरऑल हुआ क्या, हमारी एडिशनल प्रोडक्शन कम होना शुरू हो गई। जब एडिशनल प्रोडक्शन कम होना शुरू हो गई तो इनपुट ज्यादा लगा, इनपुट ज्यादा लगने का मतलब आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मीन कॉस्ट ज्यादा लगी। जब कॉस्ट ज्यादा लगी मीन आपकी मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा हो गई। कह सकता हूं जब मार्जिनल प्रोडक्ट कम, वहां पर मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा हो रही होती है, लाजमी ऐसा चलता है, ठीक है। अब सम अप सारा, एमपी के इंक्रीज करने को लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न कहते हैं। भाई अगर प्रोडक्शन के लॉज हैं तो क्या जो हम कॉस्ट पढ़े इसके लॉज नहीं होंगे? इसके लॉज भी हैं, इसके लॉ भी हैं, ठीक है। एमसी के डिक्रीज करने को, एमसी के डिक्रीज करने को, जब एमसी डिक्रीज हो रहा होता है, इसको कहते हैं लॉ ऑफ डिक्रीजिंग कॉस्ट, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग कॉस्ट। और जब एमसी इंक्रीज हो रहा होता है, इसको कहते हैं लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट, ठीक है। तो जब एमसी इंक्रीज हो रहा होता है, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट, एमसी डिक्रीज होता है, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग कॉस्ट। अब यहां पर है, कह सकता हूं जब हमारा एमपी इंक्रीज हो रहा होता है, सेम वक्त में एट अ टाइम हमारी मार्जिनल कॉस्ट कम हो रही होती है, बिल्कुल। तो अगर एमपी इंक्रीज, सेम वक्त में एमसी डिक्रीज, तो एमपी इंक्रीज का लॉ क्या होता है? लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। और एमसी डिक्रीज का लॉ क्या होता है? लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न। तो फिर मैं कह सकता हूं, ये देखिएगा अब बात बहुत अहम आने वाली है, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न का दूसरा नाम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यानी कि डिक्रीजिंग कॉस्ट होता है। और जब हमें पता है हमारी मार्जिनल प्रोडक्ट कम, सेम वक्त में प्रोडक्शन कम, आउटपुट कम, इनपुट ज्यादा, मीन मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा, तो जब एमपी कम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न चलता है। एमसी ज्यादा तो कौन सा लॉ लगेगा? लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट का लॉ चल रहा होता। तो एट द एंड कंक्लूड क्या हुआ? आप जब एग्जामिनर पूछ ले कि मुझे सिर्फ ये बताओ लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट,
तो लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट में मुझे पता है एमसी ने क्या होना है, ज्यादा होना है, लेकिन कॉस्ट ज्यादा होगी, कॉस्ट ज्यादा आएगी, ठीक है। जब ये कॉस्ट ज्यादा होगी तो ऑब्वियस बात है वहीं पर सेम टाइम पर मेरी मार्जिनल प्रोडक्ट कम होगी। अब यहां से एग्जामिनर एक क्वेश्चन ये पूछेगा कि एक्सप्लेन कर दें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल। शेड्यूल की मदद से मुझे बताएं कि क्या डिमिनिशिंग रिटर्न वाकई में इंक्रीजिंग कॉस्ट होता है। हमने कहा बिल्कुल ऐसा होता है, क्योंकि जब हमारी मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रही होगी एट अ टाइम हमारी मार्जिनल कॉस्ट कम हो रही होगी, ठीक। फिर वो ये पूछेगा क्या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कॉस्ट इंक्रीजिंग, ये वाइस वर्सा भी पूछ सकता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कॉस्ट लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न होगा। आपने कहना बिल्कुल होगा। तो आपने 3 कॉलम बनाने हैं, एक आउटपुट का, यानी कि अगर वो लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न पूछता है आपने बनाना आउटपुट का, ये बन गया। मार्जिनल प्रोडक्ट को इंक्रीज शो करवाना है और साथ ही मार्जिनल कॉस्ट को डिक्रीज शो करवाना है। तो जब मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रही होती है मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज हो रही होती है, ठीक है। उन्होंने इस दोनों में रिलेशनशिप पूछा तो बिल्कुल पूरा टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, बस एक सेकंड कॉलम में मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज 1 2 3 2 1 बनाया और एक और कॉलम बना लें उसमें सिर्फ मार्जिनल कॉस्ट को डिक्रीज शो करवा दें। एक और कॉलम बना लें और इसमें मार्जिनल कॉस्ट को, फॉर एग्जांपल मार्जिनल कॉस्ट आ गई, ठीक है जी। तो मार्जिनल कॉस्ट को क्या करना है, डिक्रीज शो करवा दें 10 9 8। तो देखें यहां से यहां तक एमपी क्या हो रहा है, इंक्रीज, कॉस्ट क्या हो रही है, डिक्रीज, ठीक है। तो ये देखें यहां से यहां तक मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज, तो यहां से यहां तक मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज। तो ये लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न हो गया, ये लॉ ऑफ डिक्रीजिंग कॉस्ट हो गया। उसके बाद 2 1 0 -1, ये एमपी क्या हो रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो रहा है, डिक्रीज। अब मार्जिनल कॉस्ट को इंक्रीज शो करवा दें, ठीक है। तो 8 के बाद अब 11 पर ले जाएं, ठीक है, फिर 20 पे ले जाएं, फिर 35 पे ले जाएं, फिर बेशक 55 पे ले जाएं, मर्जी आपकी, 55 पे ले जाएं, ठीक है। तो एमपी कम हो रहा है, एमसी हमारा ज्यादा हो रहा है। तो देखें लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कॉस्ट, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट। तो सम टाइम वो इन दोनों को मिक्स करके पूछ लेता है। और याद रखिएगा ये साइमल्टेनियसली चल रहे होते हैं, एक साथ साथ चल रहे होते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न डिक्रीजिंग कॉस्ट, डिक्रीजिंग रिटर्न इंक्रीजिंग कॉस्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास ओवरऑल कॉस्ट शेड्यूल हो गया, ठीक है। अब हमारे पास रह गया कॉस्ट का कर्व। तो कॉस्ट का कर्व ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है जी। कॉस्ट के कर्व के लिए हमने सिर्फ 2 कर्व बनाएंगे, एक मार्जिनल कॉस्ट का और एक एवरेज कॉस्ट का, ठीक है जी। तो ड्रॉ करते हैं मार्जिनल कॉस्ट कर्व और एवरेज कॉस्ट कर्व। तो शेड्यूल बना लिया, तो अब ग्राफ देख लेते हैं। तो ग्राफ वैसे इसका आसान है, ठीक है, आप बिल्कुल फ्री हैंड से बना लीजिएगा। और अगर आपने वैल्यू से बनाना है आप वैल्यू से बना लें, कोई इतराज नहीं, ठीक है। हमारे पास एक्स एक्सिस पर आउटपुट आ जाएगा और वाई एक्सिस पर 2 कॉस्ट लूंगा, एक एवरेज कॉस्ट और एक मार्जिनल कॉस्ट। फिर इंशाल्लाह एंड में इसका रिलेशनशिप देखते हैं। आउटपुट 0 से लेके 7 तक है, 0 से लेके 7 तक। तो 0 1 2 3 4 5 6 7। ये मैं स्केलिंग इसलिए कर रहा होता क्योंकि फर्स्ट टाइम आपके सामने ग्राफ प्रेजेंट करना होता है, आपको प्रूव करवाना होता है कि देखें ग्राफ एक्चुअली इस तरह बन रहा है। नहीं, इसके बाद जब भी मैं कभी इनके ग्राफ बनाऊंगा हमेशा फ्री हैंड से बनाऊंगा। मुझे एवरेज कॉस्ट चाहिए, तो एवरेज कॉस्ट देखिए मेरी मैक्सिमम 20 तक जा रही है, 20 तक मेरी एवरेज कॉस्ट आ रही है। तो और मिनिमम कितनी है, मिनिमम 11 है। तो उस लिहाज से स्केलिंग कीजिएगा, ठीक है ना। तो एवरेज कॉस्ट 20 है और मार्जिनल कॉस्ट मेरी 35 तक जा रही है। तो 2 का इंटरवल रख लें, फिलहाल कम कम ही बनेगा, ठीक है, या 5 का रख लें, ठीक है, 5 का रख लेते हैं।
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। ठीक है जी। तो ये मेरा इंटरवल आ गया। सबसे पहले एवरेज कॉस्ट बना लेते हैं। तो एवरेज कॉस्ट क्या है? 0 पे कोई पता नहीं है, 1 पे एवरेज कॉस्ट 20 है, 1 पे एवरेज कॉस्ट 20, 2 पे 14.5, 2 पे ये 14.5 यहां पर होगा, 14.5, फिर 12.3, 11, 12, 12.3, फिर 11, तो 11 इधर ही है, और 5 पे 11, अगेन 11, उसके बाद 6 पे 12.5 इंक्रीज कर गया, 12.5, ये 12.3 था, 12.5 से ऊपर होगा, फिर दिस इज 12.5, और लास्ट 15.7, 15.7, 15.7, ठीक है, ये कर लेते हैं। तो दिस इज माय एवरेज कॉस्ट, ड्रॉ कर लेते हैं एवरेज कॉस्ट, फ्री हैंड से बस ड्रॉ करते रहे कर्व फॉर्म में। दिस इज माई एवरेज कॉस्ट, ये मेरी एवरेज कॉस्ट कर्व बनी। ठीक है, अब क्या रह गया? मेरी मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट कर्व बनाते हैं। 1 पे 20 है, 1 पे 20 वो यही वाली बनेगी, 1 पे 20, फिर सॉरी 1 पे 10 है, सॉरी 1 पे 10 है, 10, फिर 9, 2 पे 9 आया, फिर 8 आया, 3 पे 8 आया, फिर 7, फिर 11, ये था, और 11 इससे ऊपर बनेगा, 10 के बाद ये 11 है, 11 के बाद 12.5, फिर 11 के बाद 20, 11 के बाद 6 पे 20 बनेगा, और 7 पे 35, तो 7 पे डायरेक्ट वो 35 बन गया, 35। तो ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व कुछ इस तरह बनेगी। ठीक है, क्लियर? ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व वैसे बने। ठीक है, तो ये मेरे पास एसी एंड दिस इज मेरे पास मार्जिनल कॉस्ट। क्योंकि मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू यूज की इसलिए मुझे अच्छा खासा टाइम लगा, लेकिन अगर मुझे मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट, क्योंकि मैंने कॉस्ट कर्व में 2 कॉस्ट बनाने, मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट। अगर आप टोटल कॉस्ट बनाना चाहते हैं, बिल्कुल आप टोटल कॉस्ट भी यहां पर बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो टोटल वैल्यूज पड़ी हैं आपके पास, और टोटल कॉस्ट कर बनाते जाएंगे, तो टोटल कॉस्ट देखें उसका बिहेवियर क्या होगा, 20, 29, 37, 44, 55, 75, 110, टोटल कॉस्ट इंक्रीज करती जाएगी आपकी। ठीक है जी। अच्छा, अब क्योंकि ग्राफ बन गया, अब मुझे ग्राफ से इनके जरा रिलेशनशिप देखने, क्योंकि एग्जामिनर यहां से मार्जिनल कॉस्ट, जिस तरह आपको याद होगा हमने मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट का रिलेशनशिप पढ़ा, ठीक, इसी तरह हम मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट का रिलेशनशिप भी पढ़ेंगे कि इन दोनों का रिलेशनशिप क्या है। ठीक है जी, चलिए अब इनका रिलेशनशिप पढ़ने वाले हैं। क्योंकि ये ग्राफ हमने बिल्कुल वैल्यू से बनाया इसलिए थोड़ा सा अजीबोगरीब सा बना, लेकिन हम क्या करेंगे, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए
रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट। रिलेशनशिप उसने कहा कि रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट, इसके दरमियान रिलेशनशिप क्या। हम रिलेशनशिप याद करने के बजाय इसके डायग्राम याद करेंगे। हमें पता है कि एवरेज कॉस्ट का बिहेवियर क्या है, ग्रेजुअली डिक्रीज देन इंक्रीज, ग्रेजुअली इंक्रीज स्लो डिक्रीज, दिस इज एवरेज कॉस्ट बिहेवियर। तो एवरेज कॉस्ट का बिहेवियर क्या है, स्लो इंक्रीज दिस स्लो डिक्रीज। तो हम इस तरह बनाएंगे एवरेज कॉस्ट, क्लियर है। और मार्जिनल कॉस्ट का बिहेवियर क्या है, स्लो डिक्रीज बट शार्प इंक्रीज। एक दूसरा, मार्जिनल कॉस्ट ने एवरेज कॉस्ट को मिनिमम से कट किया, ये बात याद रखिएगा। तो मार्जिनल कॉस्ट कर मैं बनाऊंगा तो आपको एक हॉकी शेप नजर आएगी। याद रखिएगा, मार्जिनल कॉस्ट ने एवरेज कॉस्ट को मिनिमम पॉइंट से कट करना है, तो मैंने पहले मिनिमम पॉइंट लगा लिया। मुझे पता है कि मार्जिनल कॉस्ट ने एवरेज कॉस्ट को इस मिनिमम से कट करना है। तो जब मैं मार्जिनल कॉस्ट बनाऊंगा तो दिस इज माय मार्जिनल कॉस्ट। तो आपने इस तरह एमसी और इसका ग्राफ बना लेना एग्जाम में, ठीक है। और यहां पर लिख दीजिएगा ये आउटपुट है, यहां पर हमारे पास एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट पूरे लफ्ज लिखिएगा, मेरी तरह शॉर्टकट ना लिखिएगा। तो ये मेरे पास एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का रिलेशनशिप है। ये डायग्राम्स बन गई, आपने बिल्कुल जिस तरह मैंने ये डायग्राम्स बनाई है फ्री हैंड से, आपने एग्जाम में भी इसी तरह डायग्राम्स बनानी है। वैल्यूज के साथ मत बनाइएगा, क्योंकि वैल्यूज से जब बनाते हैं हम वैल्यू के अकॉर्डिंग ग्राफ इसी तरह ही बनते हैं, ठीक है जी, ग्राफ इसी तरह ही बनते हैं वैल्यूज के साथ, ठीक है। अच्छा, अब जब मैंने रिलेशनशिप ये पढ़ा तो अब मैं 3 पॉइंट पर इसके रिलेशनशिप डिस्कस करूंगा। पॉइंट ए पर, पॉइंट बी पर, पॉइंट सी पर, ठीक है, क्लियर। अगर यहां से मैं आपको पिछले कंसेप्ट की तरफ लेके जाऊं मार्जिनल प्रोडक्ट का, तो मार्जिनल प्रोडक्ट का बिहेवियर क्या था, बिल्कुल मैं वो ड्रॉ नहीं कर, वो समझाने नहीं वाला, सिर्फ थोड़ा सा आपको रिलेट करने वाला ताकि चीजें आपको याद रहे। देखें मार्जिनल कॉस्ट का बिहेवियर क्या, कॉस्ट शुरू में कम फिर ज्यादा। प्रोडक्शन का क्या रिलेशन था, एवरेज प्रोडक्ट शुरू में ज्यादा फिर ग्रेजुअली कम। तो देखें एवरेज प्रोडक्ट डाउन यू शेप बनती है, एवरेज कॉस्ट यू शेप बन रही होती है। देखें दोनों का बिहेवियर सेम है। ये प्रोडक्शन में शुरू में इंक्रीज फिर डिक्रीज, कॉस्ट शुरू में डिक्रीज फिर इंक्रीज। मार्जिनल प्रोडक्ट का बिहेवियर क्या था, हमने कहा था मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज, मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज। तो यहां पे देखें मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज। फिर हमने क्या कहा था, ये मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट को मैक्सिमम से कट करेगी, तो इस मार्जिनल प्रोडक्ट ने एवरेज प्रोडक्ट को मैक्सिमम से कट किया। और मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट को कहां से कट करेगी, मिनिमम से कट करेगी। ये मिनिमम से कट करती है और ये मैक्सिमम से कट करते हैं। क्यों, कॉस्ट मिनिमम शुड बी, कॉस्ट शुड बी मिनिमम एंड प्रोडक्शन शुड बी मैक्सिमम। प्रोडक्शन मैक्सिमम अच्छी होती है, कॉस्ट मिनिमम अच्छी होती है। बस ये बातें याद रखिएगा, रिलेशनशिप खुद ब खुद डेवलप हो जाएंगे। चलेंगे अब रिलेशनशिप क्या देखते हैं। हमने कहा एट ए पॉइंट ए जब हमारी मार्जिनल कॉस्ट कम है, देखें ना मार्जिनल कॉस्ट कम है और एवरेज कॉस्ट ज्यादा है, ठीक है। तो ये देखें कॉस्ट कम है, एमसी कम है, एसी ज्यादा है। तो हमने कहा व्हेन फर्स्ट में व्हेन एमसी लेस देन एसी, डिसीजन किसके ऊपर लेना है, एसी के ऊपर। हमने कहा एसी इज डिक्रीजिंग जब मार्जिनल कॉस्ट कम है, एडिशनल कॉस्ट कम है। जब एडिशनल कॉस्ट कम है एवरेज कॉस्ट ने भी और कम होना है। जब एडिशनल कॉस्ट कम, मार्जिनल कॉस्ट कम का मतलब मार्जिनल कॉस्ट एडिशनल कॉस्ट कम है, एवरेज कॉस्ट और कम होगी। अच्छा जी, सेकंड हमने कहा व्हेन एमसी इज इक्वल टू एसी। हमने कहा जब एमसी और एसी इक्वल हो गए, हमने कहा अब एसी कम होते होते मिनिमम पॉइंट पर आ गए। हमने कहा AC is मिनिमम। फिर हमने कहा तीसरे नंबर पर when MC ग्रेटर,
जब एडिशनल कॉस्ट ज्यादा होना शुरू हो गई तो ऑब्वियस बात है एवरेज कॉस्ट भी ज्यादा होगी। तो ये देखें इस पॉइंट सी पर, इस पॉइंट सी पर, तो देखें जब इस पॉइंट पर क्या था, MC लेस देन AC था, तो AC देखें डिक्रीज कर रहा है। इस पॉइंट B पर, सेकंड पॉइंट पर MC और AC आपस में इक्वल थे, तो देखें AC एवरेज कॉस्ट अपने मिनिमम पॉइंट पर है। इस पॉइंट C पर MC ग्रेटर हो गया, MC ग्रेटर देन AC हो गया, तो AC देखें बिहेवियर क्या, वो इंक्रीज करना शुरू हो गया। ठीक है, तो हमने कहा व्हेन MC ग्रेटर देन AC, AC इज इंक्रीजिंग। तो ये हमारे पास कॉस्ट शेड्यूल था, ग्राफ आ गया, और ये MC और AC का रिलेशनशिप आ गया जो कि एग्जामिनर का फेवरेट है। ठीक है, तो एग्जामिनर ये बात पूछता होता है। ठीक है, अच्छा जी, अब कुछ कंसेप्ट रिव्यू क्वेश्चन डिस्कस कर लें आपके साथ। ठीक है नी, अच्छा जी, कंसेप्ट रिव्यू क्वेश्चन पर है। और एक और बात पूछ लें, अगर मैं आपसे यहां से पूछूं कि मैंने ये कॉस्ट शेड्यूल बना लिया, इस कॉस्ट शेड्यूल में मुझे ये बताएं कि अभी नहीं, अभी तो आप बता ही देंगे, और अब फिर बता देंगे क्योंकि आपको पता सारा। देखें चले ये देखें, अज्यूम करें ये फिक्स कॉस्ट का कॉलम मुझे नहीं पता, ये फिक्स कॉस्ट का कॉलम मुझे नहीं पता, एग्जामिनर ने मेरे से फिक्स कॉस्ट छुपा लिया। ठीक, और ये वैल्यूज में हाइपोथेटिकल लेने लगा हूं, वैल्यूज में हाइपोथेटिकल लेने लगा हूं। ठीक है, वैल्यूज कुछ चाहिए, फॉर एग्जांपल वैल्यूज कुछ चाहिए हैं 20, 25, 31। ठीक है, और फाइव 11, बस ये डाटा है, इतना डाटा है मेरे पास, ये डाटा है, बस इतना। बस इस बॉक्स के अंदर सोचें, मुझे बताएं फिक्स कॉस्ट क्या है, बता सकते हैं फिक्स कॉस्ट क्या? अगर आपने बता दिया इट्स मीन आपने कॉन्सेप्ट का हक अदा कर दिया, आपने कॉन्सेप्ट को सही सीखा जी। अब भी आप शायद बता सकते हैं, और टफ करते हैं, अब बताएं बस दो चीजें, दिस इज आउटपुट, दिस इज टोटल कॉस्ट। आप वेरिएबल कॉस्ट से भी अंदाजा लगा लेंगे ना सर, टोटल कॉस्ट में वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दें तो फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। आप लोग भी बड़े माशाल्लाह चला के, ठीक है। अब बताएं कि टोटल कॉस्ट है और आउटपुट है, मुझे बताएं फिक्स कॉस्ट कितनी होगी, यहाँ पर क्या होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फिक्स कॉस्ट। होप सो आपने सोच लिया होगा, और उम्मीद करता हूं बहुत ज्यादा वाले आपने सही सोचा होगा। आपने कहा सर आपने बताया था कि जब आउटपुट 0 हो जाए वेरिएबल कॉस्ट तो आनी नहीं, आउटपुट 0 वेरिएबल कॉस्ट 0। अगर बताया वेरिएबल कॉस्ट का ताल्लुक लेवल ऑफ प्रोडक्शन से होता है, जब कोई यूनिट नहीं बनाया वेरिएबल कॉस्ट तो आनी नहीं। अब अगर वेरिएबल कॉस्ट नहीं आ रही तो फिर ये 20 वाली कॉस्ट क्या आ रही है, और ये कौन सी आ रही है? ऑब्वियस बात है सर ये फिक्स कॉस्ट ही होनी है, क्योंकि टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट अगर मेरे पास 20 आ रही है, टोटल कॉस्ट अगर मेरे पास 20 आ रही है और वेरिएबल कॉस्ट आ ही नहीं रही, तो फिर ये इक्वल कैसे होगा? तो ये सारी 20 फिक्स कॉस्ट होगी, ये कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, जब आपका आउटपुट 0 हो तो सारी जो कॉस्ट नजर आ रही होती है फिक्स कॉस्ट होती है। ठीक है, तो आप लोगों ने करना क्या, क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाए। कंसेप्ट रिव्यू क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। आपने फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट बतानी है डायग्राम की मदद से। डिफरेंशिएट एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट कॉस्ट, ये दोनों बताया हुआ है। क्वेश्चन 20 आप लोगों ने सॉल्व करना है, दिस इज चैलेंज फॉर यू। आपने सारा टेबल कंप्लीट करना है, लेकिन कैसे वो मैं आपको सपोर्ट करने वाला हूं भी।
20 में आपके पास आउटपुट गिवन है, ये आउटपुट गिवन है, मार्जिनल रेवेन्यू गिवन है, एमआर गिवन है, टोटल कॉस्ट गिवन है, टोटल कॉस्ट का कॉलम गिवन है, ठीक है, 3 चीजें गिवन है। कैलकुलेट द फर्म फिक्स कॉस्ट, फर्म की फिक्स कॉस्ट क्या, ये आपने खुद अंदाजा लगाना है। एंड द मार्जिनल कॉस्ट ईच लेवल ऑफ आउटपुट, हर लेवल ऑफ आउटपुट पर आपने मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। टोटल कॉस्ट गिवन है, क्या टोटल कॉस्ट से मार्जिनल कॉस्ट आ सकती है? बिल्कुल। मार्जिनल कॉस्ट कैसे आएगी? टोटल कॉस्ट है चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन आउटपुट, तो मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगी। यानी कि ए पार्ट करना आसान है, तो 3 नंबर पूरे मिल जाएंगे इसके आपको। अब नीचे 5 नंबर, डिटरमिन द लेवल ऑफ आउटपुट एट विच फर्म वुड ऑप्टिमाइज इट्स प्रॉफिट, मुझे वो लेवल ऑफ आउटपुट बताओ जहां पे फर्म का मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। बता सकते हैं ये कौन सा पॉइंट होता है जहां पर, ये कौन सा आउटपुट, ये कौन सी प्राइस और आउटपुट होती है जहां पर फर्म का मैक्सिमम प्रॉफिट होता है, बताएं मुझे। ये वो पॉइंट होता है जहां पर MC इज इक्वल टू MR हो जाए। जब MC इज इक्वल टू MR होगा वहां पर फर्म मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करेगा, ठीक है नहीं। तो आपने क्या करना है, MC इज इक्वल टू MR को करना है। MC ये मार्जिनल कॉस्ट है, फॉर एग्जांपल ये 11 आ रही है, मार्जिनल कॉस्ट 11, फॉर एग्जांपल समझिए मार्जिन रेवेन्यू, मार्जिन रेवेन्यू भी 11। तो जब 11 हो जाएंगे ये वो आउटपुट होगा जहां पे फर्म मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करेगी। तो वो आउटपुट कितना है? फॉर एग्जांपल 5th आउटपुट, तो हम कहेंगे फर्म को चाहिए सिर्फ वो 4 आउटपुट बनाए, क्योंकि 5 आउटपुट बनाए, क्योंकि उन 5th आउटपुट पर उसका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। ऑल्सो डिटरमिन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, फिर क्या करना है, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट भी डिटरमिन करना है। वो कैसे होगा? वो होगा टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट से। अब टोटल कॉस्ट तो गिवन है, टोटल रेवेन्यू नहीं गिवन, भाई मार्जिन रेवेन्यू तो गिवन है ना, तो मार्जिन रेवेन्यू को चेंज करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की तरह, मार्जिनल रेवेन्यू से टोटल रेवेन्यू बना लीजिएगा, ठीक है। तो होगा क्या, जब MC इज इक्वल टू MR होगा, वहीं पे टोटल कॉस्ट, वहीं पे टोटल रेवेन्यू माइनस कीजिएगा तो प्रॉफिट भी आ जाएगा। तो ये आपकी कल की होम असाइनमेंट है, ये लाजमी कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 जो है ये आप लोगों का होमवर्क है, इसको लास्ट में अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।